Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Evening. Good Good evening. evening, sir. Good Good, evening, Good sir. evening, sir. good evening. Good evening. Good evening. ओके, दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो गई है और अपन ने लास्ट क्लासेस में एरिया अंडर कर्व को कवर अप कर लिया था, है ना। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कवर अप करना है। टॉपिक अच्छा है। जैसे एरिया अंडर कर्व में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को टारगेट करना, ज्यादा उसमें थ्योरी है नहीं। दो ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए तो काम हो जाएगा। उसकी आपको मैंने ऑलरेडी एक पीवाईक्यू वर्कशीट भी दी थी, है ना। तो आप लोग अच्छे से उस चीज को प्रैक्टिस कर लेना। एक ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस पे मैं आपको 25 क्वेश्चन की एक और लास्ट वर्कशीट और दूंगा पीवाईक्यू की। वो उतना कर लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। फिर हमको पूरा कंसंट्रेशन वेक्टर 3D पे और प्रोबेबिलिटी पे देना है। उसके बाद फिर हम कैलकुलस वगैरह चीजें हम नहीं करेंगे, है ना। तो आप कोशिश करना। देखो आज 24 तारीख हो रही है, अगली वीक के एंड, अगले सैटरडे तक हम ये चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे। मतलब 9 अक्टूबर एंड तक ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आपका भी टारगेट ये होना चाहिए कि अक्टूबर एंड तक, 1 तारीख तक, 1 नवंबर को सैटरडे, 2 नवंबर को संडे, तो 2 नवंबर तक आपको पूरा इंटीग्रल कैलकुलस और उसके पहले वाली चीजें जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करना। इस वीक का टारगेट ये रखो अगले वीक तक का, कि दो अगले कंप्लीट एक वीक में आपका इंटीग्रल कैलकुलस कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर साइड बाय साइड वेक्टर 3D चलता रहेगा। तो वेक्टर 3D ऐसा चैप्टर है जिसमें पुराने चैप्टर का इतना ज्यादा यूज नहीं होता, फंक्शंस वगैरह का। तो जब वेक्टर 3D चलेगा तो वेक्टर 3D का काम करते रहना और टाइम मिले तो पुराने चैप्टर का पढ़ते रहना। तो कोशिश आप सबको यही करनी है कि 1 नवंबर तक ट्राई टू कंप्लीट कैलकुलस पोर्शन, ठीक है। कैलकुलस में दोनों चीज आ गई, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। 2 नवंबर तक रख लो, चलो टाइम। ये 2 वीक का, अगले 1 वीक का टारगेट ये रखना आपको। डिफरेंशियल में आपको पता ही है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये दो टॉपिक आते हैं। और इधर आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ का लगभग 5 क्वेश्चन का वेटेज है, यहाँ का लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक और कैलकुलस की पूरी एक कैलकुलस की एक वर्कशीट दूंगा पीवाईक्यू वाली, वो भी एक बार आप ट्राई कर लेना। जहां तक रही डिफरेंशियल इक्वेशन की बात, ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपको फंडामेंटल फॉर्मूले पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, तो टॉपिक डुएबल है। इनफैक्ट एनसीईआरटी लेवल भी ढंग से करते हो आप, तो भी जेई मेंस का लेवल का क्वेश्चन, बहुत सी बार जेई मेंस में इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी लेवल का कि वो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे समझना। इस टॉपिक में है क्या क्या, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी होती है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले तो हमको ये देखना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट, ये 4 मेथड होती है। इन 4 में वेरिएबल, सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल और होमोजीनियस, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन इन्हीं 3 मेथड से ही आएंगे आपको। तो ये 3 मेथड आपको बहुत अच्छे से आगे जाके समझनी है। ये ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में ऊपर के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, अच्छे समझना। ये टॉपिक टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनोगे पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या एक्चुअली में, और डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमको समझना है। अगर तो बेसिकली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की कुछ दिखेगी मान लो,
कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो ये, तो ये कोई ना कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाय dx का टर्म है, x का टर्म है, y का टर्म है, तो ये कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और भी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, x dx प्लस y dy इक्वल टू एक्स वाई एक्सेट्रा। अब हर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कोई ना कोई फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है जनरली, ठीक है। जो भी मान लो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, उन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका डिफरेंशियल इक्वेशन से किया जा सकता है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में दो चीजें होगी। क्या होगी इस पूरे चैप्टर में? आपको मान लो एक चीज ये हो जाएगी कि फैमिली ऑफ कर्व आपको दे देंगे और उससे आपको बोलेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे उससे फैमिली ऑफ कर्व पता करो। ये दो वेराइटी आपको करनी है इस पूरे चैप्टर में। एंड अभी क्या बताया मैंने कि डिफरेंशियल इक्वेशन represents some family of curve। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फैमिली ऑफ कर्व में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स। फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ पैराबोला की अगर मैं बात करूं, और फैमिली ऑफ पैराबोला whose axis is along x axis। अब बोला एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, वर्टेक्स कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लो एक ये हो गया, ठीक है। और एग्जांपल लेना तो ये भी एक हो गया, और देखना चाहोगे तो ये भी एक है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जितने भी यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ सब में पैराबोला बन रहा है, सबकी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस ही है। सबकी मेजर एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस ही है। बस वर्टेक्स सबका चेंज हो रहा है, सबका वर्टेक्स का पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज। सबका वर्टेक्स बस अलग अलग जगह जा रहा है, लेकिन एक्सिस कौन सी, मेरी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस ही है। तो इस पूरे की फैमिली ऑफ, पहले इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहूं मैं तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी। अब देखो ओरिजिन पे अगर होता तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता, या तो प्लस या माइनस, है ना। अगर ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होता तो हम क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू या तो +4x या फिर -4x। लेकिन सिंस यहाँ पे वर्टेक्स आपका शिफ्ट हो गया है, और वर्टेक्स भी कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मान लो वर्टेक्स का कोई भी एक रैंडम कोऑर्डिनेट में एज्यूम करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मान लो कुछ होगा h, और y कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम कर लिया 0। एक्स कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लिया h और y कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लिया 0। जिसकी जनरल इक्वेशन में कैसे लिख लूंगा, इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू +-4a x माइनस h। क्या है, आपको समझ में आ रहा है सबको, बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो इस पूरे चैप्टर में आप दो दो वर्ड्स को, एक वर्ड को बहुत बार बार सुनोगे। ये जो वर्ड है उसका नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये वर्ड आप इस चैप्टर में कहीं ना कहीं देखते रहोगे। ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है वो हमको समझना है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है ना। अच्छा प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आपका इधर भी तो हो सकता है ना पैराबोला, जैसे ग्रीन वाला और ब्लैक वाला, इस साइड ओपनिंग इस साइड होगा तो इसलिए माइनस लिखा मैंने। आपको सिर्फ यहाँ पे बोला क्या क्या, फैमिली ऑफ कर्व उस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। एक्सिस एक्स एक्सिस होनी चाहिए, तो इधर ब्लू और ब्लैक की भी एक्स एक्सिस है, इधर वाले की भी एक्सिस एक्स एक्सिस है। इधर वाला ग्राफ कंसीडर करोगे तो प्लस आएगा, इधर वाला करोगे तो माइनस आएगा। इसे जनरल फॉर्म में प्लस माइनस दोनों ले लिया, ठीक है। अब ये मेरी फैमिली, एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन लिख दी मैंने। अब इससे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और h, जिसके चेंज होने से कर्व आपको अलग अलग का शेप मिल सकता है। मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होने से आपको अलग अलग शेप के कर्व मिल सकते हैं, लेकिन उन सब केसेस में एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, है ना। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो।
और एक्स और वाई क्या है, वो तो वेरिएबल, आपको पता ही है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, एंड ए और एच क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। इनकी वैल्यू चेंज होते होते आपको कर अलग अलग फैमिली में अलग अलग कर मिलेंगे। फैमिली तो ये पूरी है, ये पूरी फैमिली एक ही फैमिली में लाई कर रहे हैं, ये सबके सब एक ही फैमिली में लाई कर रहे हैं, बस एच और ए की वैल्यू पे अलग अलग आपको पोजिशन इनकी मिलती जाएगी। तो यहाँ पे ये ए और एच क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन का भी एग्जांपल अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे सारे सर्कल मैंने कंसिडर किए जिस सबका सेंटर ओरिजिन ही है, बस उन सब सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आर मेरा क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। रेडियस क्या हो रहा है, चेंज, बाकी सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो ये सब एक ही फैमिली में लाई करेंगे, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल होंगे, है ना। अब इन सबकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे, जनरल फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपकी क्या होगी, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन। अब अगर यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएशन किया, अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आगे जाके मैं बताऊंगा भी आपको, कि आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसके अंदर शुड नॉट कंटेन, ये जो भी आंसर आएगा फाइनल, ये आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करके एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स में जो रिलेशन आ रहा है वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। फाइनल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आएगी शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। अब बस सुनते जाना, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, सुनो ध्यान से अभी तक, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्कल। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, है ना। तो यही इस चैप्टर का खेल है पूरा। आपको या तो कर की इक्वेशन दे देंगे, फैमिली ऑफ कर की इक्वेशन दे देंगे विद सम आर्बिट्री कांस्टेंट, और आपको बोलेंगे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपको ये दे देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी तो पता करो फैमिली ऑफ कर कौन सा होगा। आपको यहाँ पे दो तीन चीजों का एक चीज ये सबसे बड़ी ध्यान रखनी है, कि जैसे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है आपके, जैसे फैमिली ऑफ कर में ये आर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है मेरा, क्योंकि ये आर के चेंज होने से अलग अलग आपको कर मिलेंगे फैमिली में। फाइनल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें आर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मेरी बनेगी उसमें सिर्फ एक्स का टर्म चलेगा, वाई का टर्म चलेगा, और डीवाई बाई डी एक्स का टर्म आएगा, आर वगैरह नहीं आएगा। कि यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा आपको क्या है इस चैप्टर में, एवरीवन? Yes. बोलो। Yes. Yes, sir. तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का टर्म आएगा, और x का टर्म आएगा, और y का टर्म आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन विल कंटेन इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव, है ना। dy बाई डी एक्स का टर्म, x का टर्म और डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला नहीं है, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का टर्म आएगा, x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा। अब अलग अलग तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब देखो ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत वास्ट है, आप इसको आगे जाके इंजीनियरिंग में पूरा एक सेमेस्टर पढ़ोगे। ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सेमेस्टर, पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में आगे जाके फिर से आएगा। आगे जो भी आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चाहे कोई भी ब्रांच लो आप, कंपलसरी सबको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ना रहती है, उसमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो एक सेमेस्टर आप पढ़ोगे पूरा ये। तो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पे आप डेरिवेटिव किसी एक सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही करोगे। जैसे आप जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके क्लास 12th में सिलेबस में जो है आपके लेवल पे, उसमें आपका डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे dy बाई डी एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होता है, x के रेस्पेक्ट में। या फिर अगर dx बाई dy हुआ तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी एक के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, मतलब एक ही वेरिएबल में, है ना। और पार्शियल क्या होती है, पार्शियल मतलब एक से ज्यादा। तो आप मतलब एक से ज्यादा के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और यहाँ पे सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। बस हल्का सा नॉलेज रखना, ये सब क्वेश्चन जेई में नहीं आएंगे। बस ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैं फंडामेंटल आपको थोड़ा समझा रहा हूँ किस चैप्टर में होता क्या क्या। अब अगला जो मेन कॉन्सेप्ट है अपना,
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या होता है। अब देखो ये वर्ड जो ऑर्डर है ये ऑलरेडी आपने सुना हुआ था पहले भी, जब हमने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर, तो वहां पे अपने पास एनसीईआरटी में भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, याद आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वहां पे ऑर्डर क्या था 2, dy बाई डी एक्स में ऑर्डर क्या था 1, तो वही ऑर्डर होता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा ये कैसे पता करें। फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर समथिंग को जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा ये मुझे पूछा जाएगा, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म का इस वाले का ऑर्डर तो 2 है ना। यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स तो ऑर्डर 1, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स तो ऑर्डर 2। अब पूछेंगे बस इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या कन्वेंशन बोला, अगर आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर। क्या लेना पड़ेगा, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो आपका आंसर होगा। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, एक सेकेंड, ये क्या हो गया लैपटॉप को, स्लाइड चल नहीं रही। तो आपको ये देखना है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, उसमें सबका जितना भी ऑर्डर आ रहा है उसमें सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ फिर। है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डे, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अगले इसमें डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर आपको लेना है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल करेगा। फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा 3 3, सेकेंड वाले का 2, थर्ड वाले का 3 के 4 सर 3 होगा। सर 3 पावर को नहीं देखना, पावर 4 आ जाएगी। हाँ पावर को नहीं देखना आपको, सिर्फ क्या देखना 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। सर ध्यान रखना ऑर्डर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन मत कर देना कभी भी। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? यस ओके, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली। ओके, अब ये तो हो गया आपका ऑर्डर। अगली चीज आती है डिग्री। तो बताओ डिग्री क्या कैसे डिफाइन होती है? सर पावर ऑफ हाईएस्ट। सर हाईएस्ट पावर। नहीं, हाईएस्ट पावर नहीं, डिग्री क्या होगी, पावर ऑफ, क्या होगी डिग्री का डेफिनेशन? हाँ, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, है ना, या फिर हाईएस्ट ऑर्डर। जो भी आपका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो भी है उसका जो भी पावर होगा वो आपकी डिग्री होगी। लेकिन प्रोवाइडेड एक कंडीशन होती है, क्या हर जगह डिग्री डिफाइंड होती है क्या? नो सर। हाँ, तो क्या कंडीशन होती है डिग्री डिफाइन होने के लिए? क्या है फंडामेंटल कंडीशन? एनीवन? कि डिग्री कब डिफाइन, हाँ क्या, वापस बोलो। सर डिग्री में जो पावर्स होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, पावर होल नंबर होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही है क्या और कुछ भी? सर लॉग में और e की पावर x में नहीं होगा। अच्छा, और सर ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर डेरिवेटिव हो तो भी। क्या हुआ? सर ट्रिग्नोमेट्री में अगर डेरिवेटिव हो तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ज्यादा आसान एक जनरल प्रॉपर भाषा में क्या लिखोगे, देखो डिग्री का मतलब क्या है, इट इज द पावर ऑफ, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, नोट्स बना लो, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। डिग्री इज व्हाट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रोवाइडेड differential equation should be a
polynomial equation should be a polynomial equation in dy by dx. मतलब वो dy by dx पे पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब जो भी dy by dx उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 और वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, मतलब वो साइन या कॉस या लॉग या एक्सपोनेंशियल ऐसे टर्म्स के अंदर नहीं आना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, बाइक्वाड्रेटिक हो गया, इस तरह की इक्वेशन आती है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई, इसकी पावर मान लो है 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। तो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस सर। Yes. है ना। यस यहाँ पे सर। देखो सब जितने भी Yes, sir, डेरिवेटिव है। उनकी पावर आपकी क्या है, वन पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर यहाँ पे मान लो मैं ऐसा लिख देता, क्या अभी है? क्या यस डिग्री इसकी डिफाइन होगी क्या? सर होगी। यस सर होगी सर। Yes. क्यों? पर ये साइन और कॉस तो पॉलिनोमियल नहीं होते और पावर भी 1/2 है, तो फिर कैसे डिफाइन होगी? सर वो डेरिवेटिव की पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ, डेरिवेटिव की पावर अपन देखते हैं, है ना। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है ना। एक्स और वाई का टर्म्स कैसा भी हो सकता है, एक्स आ सकता है, साइन आ सकता है और मतलब ये सब आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपके dy बाई डी एक्स की पावर प्रॉपर होनी चाहिए। रूट एक्स का टर्म, साइन का टर्म ये चलेगा, है ना। रूट एक्स का टर्म चलेगा, साइन का टर्म चलेगा, रूट वाई भी चलेगा, लॉग वाई भी चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। dy बाई डी एक्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसा अगर और लिखें e की पावर dy बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बताओ क्या इसका ऑर्डर डिफाइन होगा? नो सर। सर ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं सर होगी। ऑर्डर तो होगा। ऑर्डर तो होगा, क्या डिग्री डिफाइन होगी? नो सर। नो सर। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आ रहा है पावर में, e की पावर में dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स अब ये पॉलिनोमियल नहीं हो रहेगा, dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes. तो यहाँ पे Yes. आपको नहीं डिग्री अनडिफाइंड है, सॉल्व नहीं सॉल्व तो हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व होगी, वो दिक्कत नहीं है। सिर्फ डिग्री को डिफाइन होने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन की डेफिनेशन रखे। अभी भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही ना मेरी, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, बस इसकी डिग्री नॉट डिफाइन लिखेंगे अपन, उसको सॉल्व वगैरह तो आप कर ही सकते हो। क्लियर है सबको? हाँ, सर ऑर्डर हमेशा डिफाइंड रहता है। ऑर्डर तो डिफाइन है आप, क्योंकि जितने भी आपके डेरिवेटिव आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ बोले भाई, वो तो मतलब वो तो कभी आएगा ही नहीं ना। जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा, कभी भी डी हाफ थोड़ी होगा। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या, एक बार डेरिवेटिव करो। डी स्क्वायर वाई का मतलब क्या, 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव, तो उसमें कभी फ्रैक्शन तो आएगा ही नहीं ना, ना नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ऑर्डर ठीक तो है। हमेशा ही डिफाइन होगा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिग्री बस कंडीशनल है, डिग्री कहीं पे डिफाइन हो सकती है, कहीं पे डिफाइन नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? वैसे डिग्री का काम क्या है? डिग्री का यहाँ पे डिग्री का काम आपको आगे आता है, अभी का कुछ काम नहीं। बस यहाँ पे आप जब आगे जाके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो, या फिर जब आपका जो हायर इक्वेशन आएगी ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर डिग्री, तब वहां पे काम आएगा। अभी आपके इस 12th के रेस्पेक्टिव में कुछ काम नहीं है। अभी आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सेकंड डिग्री भी नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है? आपका जो 12th का सिलेबस है उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही है, सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, सेकंड डिग्री भी नहीं है। क्लियर है? अभी सिर्फ समझाने के लिए कि भाई डिग्री क्या होती है ये पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? ठीक है, ऐसा कोई यूज नहीं है, बस Yes, क्वेश्चन कभी आया तो आपको बस क्वेश्चन करना है। इसके जो भी हायर एप्लीकेशन है वो सब मैंने बताया ना आपको, इंजीनियरिंग के पूरे 6 महीने पढ़ाया जाता है, तो टॉपिक बहुत वास्ट है। आपको बस फंडामेंटल पता होना चाहिए कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और एग्जांपल दिए हैं, आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके।
तो क्या बोला, द एक्सपोनेंट ऑफ dy by dx शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन. पावर में फ्रैक्शन और रेडिकल्स नहीं आना चाहिए. डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर. डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी डिफाइंड. ठीक है, हो सकता है डिफाइन हो सकता है डिफाइन ना हो. अच्छा, एक चीज और मुझे आपको समझानी थी. अच्छा, एक जैसे मान लो कभी ऐसे लिखा हो, जैसे ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू डी क्यू वाई बाई प्लस रूट एक्स. इसका ऑर्डर क्या होगा? सर सर 3. 3. रेडिकल मतलब वही फ्रैक्शन. ठीक है, रेडिकल फ्रैक्शन एक ही बात. ऑर्डर कितना होगा? सर 3. 3. सर 3. और डिग्री? सर 2. अब डिग्री डिफाइन होगी कि नहीं होगी बताओ? पावर सर रूट आ रहा होगी. है ना. हाँ, तो देखो आपको हमेशा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखना है. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या आप? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे? बोलो. Yes, sir. दोनों Yes, तरफ sir. अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 4. और इधर क्या आएगा? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स की पावर 2. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी. अब क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई डी वाई बाई डी एक्स में? बताओ. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा? सॉरी डिग्री क्या आएगी? सर 4. सर 4. हाँ, इसको जब ओपन करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये जो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. हाँ है ना. Yes, sir. तो ध्यान रखना. तो ऑर्डर 3 डिग्री 4. क्लियर हो गया? चलो यहाँ पे करो, इनके ऑर्डर और डिग्री पता करो. तब तक मैं थोड़े और क्वेश्चन आपके ऐड करता हूँ. डन. अच्छा, फर्स्ट वाले में पावर 1/4 है. क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? बोलो. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर हो जाएगा. यस सर. Yes, sir. जल्दी जल्दी बताओ. तो दोनों तरफ पावर 4 कर दोगे यस सर. यस सर. तो ये बनेगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6. तो ऑर्डर कितना है? सर 2. 2. सर 2. और डिग्री 4. 4. सेकेंड वाले में ये अलग से है ना, ये अलग से टर्म है. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आ रहा था. ऑर्डर कितना है पहले तो बताओ. सर 3. सर सर ऑर्डर 3. और डिग्री? सर नॉट डिफाइंड. Not defined. डिग्री क्या है? नॉट. क्लियर हो गया? Not defined. ओके, यस सबको समझ में आ रहा है? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, अब देखो इससे रिलेटेड मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं. थोड़े बहुत ट्राई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ये 5 क्वेश्चन है, शांति से ट्राई करो. जिसका आंसर आ जाए एक साथ चैट बॉक्स में लिख देना.
A1 to A5 ट्राई करना है आपको। सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? एक साथ आंसर दो, एक एक करके मत दो। ABCDA, ABCAD, ABACD, ABADD। आखिरी के दो के सबके अलग अलग आने। आखिरी के तीन के अलग अलग आ रहे हैं किसी किसी के। ABADD, ABC, ABCDD। बाकी लोग जल्दी जल्दी ट्राई करो, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। ठीक है, करते हैं डिस्कस। हाँ, यहाँ पे पेन चल सकता है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, गलती से लेफ्ट हो गया था। आवाज आ रही है सबको अब? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, चलो फटाफट देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाले में ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर 2, और सर डिग्री भी स्क्रीन कितनी? शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है? सर है। नहीं सर हो गए। ठीक है।
ऑर्डर 2 डिग्री भी 2, फर्स्ट का ए आ रहा है, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेकंड वाले में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 है ना? Sir. और Yes, sir. डिग्री क्या लोगे? सर सिर्फ ऑर्डर से लग जाएगा इसका ऑप्शन। क्या हो गया? सर ऑर्डर से ही ऑप्शन लग जाएगा। अरे वो नहीं, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, पूरा ऑप्शन नहीं पूछ रहा हूँ। सर टू सेकंड Two. ऑप्शन सर डिग्री 2। थर्ड वाले में पावर क्या है? 3/2 है ना? ये क्या दी वन है? आर की वन है? आर तो आना नहीं चाहिए था। तो सबसे पहले देखो, इस पर फ्रैक्शन पावर को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन पावर को कैसे हटाओगे? सर बोलो। उसे दूसरी साइड पे करेंगे। हाँ, आप पहले तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन वाई डबल डैश। अच्छा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सर नहीं सर। नो सर। नो सर। है ना? यहाँ पे आपके पास आर आ रहा, अब यहाँ इन्होंने मेंशन भी नहीं किया आर के बारे में, एक्चुअली मेंशन करना चाहिए था। अगर आर ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपको पहले इस आर को हटाना पड़ेगा। ये आर को कैसे हटाएंगे बताओ? आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो आर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. डिफरेंशिएट। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? आरएचएस का क्वोशंट रूल। क्वेश्चन रूल सर। वेरी गुड। यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर, है ना? यस Yes. सर। तो जब देखो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, यू डैश ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू यू, तो उसमें तो पावर डिग्री 2 ही रहेगी, ऑर्डर 2 ही रहेगा। माइनस यू डैश नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू वी, ऊपर ऊपर वाले फंक्शन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? होल क्यूब, सॉरी 3 हो जाएगा। और फिर डिवाइडेड बाय इसका डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर, है ना? समझ में आ रहा है? ओरली जा रहा है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। तो जब वी डैश करोगे तो ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हाँ सर। है ना? Yes, sir. ऑर्डर आपका फिर उस केस में 3 हो जाएगा। क्या यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया आर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है कि नहीं? अगर आर एक नॉर्मल कांस्टेंट है तो फिर तो कोई आप जैसा है वैसे ही कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। अगर यहाँ पे आर आर्बिट्री कांस्टेंट मेंशन किया होता तो आपको फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव करके इस आर को पहले हटाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो दो तरह की चीज होती है, एक नॉर्मल कांस्टेंट, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हो dy बाई डी एक्स प्लस 3xy इक्वल टू मान लो 5, तो 5 एक क्या है? कोई नॉर्मल कांस्टेंट है ना? सपोज इसकी जगह कोई फिक्स वैल्यू रख दी k, एंड k इज इक्वल टू 5 है, तो k क्या? कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, ये आपको समझना होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब क्या? ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू के चेंज होते होते आपको अलग अलग कर्व मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। और नॉर्मल कांस्टेंट क्या? जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता, है ना? क्लियर हो गया? बोलो। तो यहाँ पे इनको आर को मेंशन इसलिए किया नहीं था, इसलिए थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं इसको, चलो आगे बढ़ते। पी एंड क्यू आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? हेलो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसको? बताओ। Yes, sir. कर सकते हैं। इस फ्रैक्शन पावर को अलग रखोगे, अलग ले जाके दोनों तरफ क्यूबिंग कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. ये dy बाई डी एक्स की पावर 1/3 को अकेला बना दो, बाकी सबको उधर भेज दो, और फिर दोनों तरफ क्यूब कर दोगे। दोनों तरफ जब क्यूब करोगे, अच्छा सबसे पहले बताओ इसका ऑर्डर कितना है? सर टू। टू। ऑर्डर तो 2 है। ऑर्डर क्या है? 2। ये dy बाई डी एक्स की पावर 1/3 को अलग ले जाओगे, फिर दोनों तरफ क्यूब करोगे, तो इसका जब क्यूब करेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी? सर 6। 6 हो जाएगी, है ना? यस सर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका? P कौन है? ऑर्डर। सर पी ऑर्डर है। P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 6।
ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ बोलो। Yes, sir. सर जब भी हमें dy बाई dx फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो पहले हमें उसे ही रिजॉल्व करना है, मतलब हाँ, सिंपल में उसको लाना है। रिजॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर वो रिजॉल्व हो पा रहा है, सारी पावर इंटीजर में कन्वर्ट हो पा रही है, तब डिग्री आपकी डिफाइन हो जाएगी। अगर मान लो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो फिर डिग्री नॉट डिफाइन। अब जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है, पावर 1/3 को अकेला बना देंगे, फिर दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो सारी फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी। समझ में आ रहा है? यस ओके। और फिफ्थ वाले में क्या होगा? क्या इसको हम साइन के अंदर जो फंक्शन Not उसको defined. अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। साइन के अंदर वाले एंगल को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। Not different. तो आखिरी वाले दोनों का आंसर डी और डी आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके यस सर। चलो, सर थर्ड वाले का क्या रहेगा? थर्ड वाले में अभी छोड़ दो, ये आर के बारे में इनको मेंशन करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे अपन एम्बिग्यूटी। अगर आर नॉर्मल कांस्टेंट है तो क्या नॉर्मल कांस्टेंट के हिसाब से फिर आप करोगे दोनों तरफ क्यूबिंग, तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर कितना आएगा इसका? 2। यस सर। और क्यूब करने पे इसकी पावर 3 हो जाएगी। अच्छा हाँ, इसकी पावर 3 होगी ना। और डिग्री कितना आएगा? 3 आ जाएगा फिर, अगर इसका नॉर्मल कांस्टेंट है तो। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सर मॉड्यूल में ए दे रखा है आंसर। मॉड्यूल में ए दिया हुआ है। हम्म। दोनों तरफ सॉरी स्क्वायरिंग करोगे, हाँ गलती हो गई, स्क्वायरिंग करोगे ना आप दोनों तरफ। यस सर। पावर 3/2 है ना, तो स्क्वायरिंग करोगे तो पावर 3/2, तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। क्लियर है? पावर 3/2 है Yes, तो 3/2 को हटाने के लिए क्या Yes, करेंगे? sir. स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर क्या आएगी? 2। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, तो ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर क्या आएगा? ए बी ए डी डी, ये आंसर आएगा। चेक करो अपना अपना। सही है? Yes, sir. ओके, ए बी ए डी डी। चलो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डर इन डिग्री का। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. ओके, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी से, तो हो आ जाएगा समझ में। ठीक है, आज घर जाके एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको मैं जो समझा रहा था कि आपको फैमिली ऑफ कर्व देंगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे। अच्छा यहाँ एरो उन्होंने गलत बना दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर है? आगे जाके हमको यही सीखना है। अच्छा, फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? कैसे करोगे? स्टेप्स ये। जैसे मान लो जो भी फैमिली ऑफ कर्व देंगे उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है? जिसमें जितने उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। ध्यान रखना ये वर्ड, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझाऊंगा मैं। जितने उसके इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो स्टेप्स क्या रहेगी? आपको एक मान लो फैमिली ऑफ कर्व दे देंगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा इसमें कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने उसके अंदर इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार अपन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के इस तरह से डिफरेंशिएट करना है ताकि आपके सारे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाए? एलिमिनेट। सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको हटाना है, और जो भी इक्वेशन फाइनली बनेगी बिना आर्बिट्री कांस्टेंट की, वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब मैं एग्जांपल लेंगे बहुत सारे। हाँ समझा रहा हूँ, डोंट वरी, घबराओ मत। मुझे पता है अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल अभी लेंगे तब समझ में आएगा। अभी बस ये बातें सुन लो अच्छे से। पहली बात, आपको ये देखना पड़ेगा, ये बातें बस ध्यान रखो अभी के लिए, कि जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करना इस तरह से है कि ताकि सारे के सारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेशन करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन बनेगी, वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से। मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, y इक्वल टू a cos x प्लस बी। y इक्वल टू a cos x प्लस बी, मान लो कोई फैमिली ऑफ कर्व है। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, बताओ। सर 2। 2। सर 2। वेरी गुड। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 2। यहाँ पे ए और बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट, दोनों अलग अलग है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 2। तो अगर आपके 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी 2 होगा। उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है।
जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होगा। उतना ऑर्डर मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाऊंगा तो फाइनल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी बनेगी उसमें मेरे पास एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। मतलब मेरा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 बार आपके पास डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करो और ए और बी को एलिमिनेट करो। ये टारगेट है आपका। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो क्या बोल रहा हूं मैं, 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद मैनिपुलेशन इस तरह से करो ताकि फाइनल इक्वेशन में ए और बी नहीं आए। तो करके देखते हैं। मान लो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, है ना? सही है। एक बार वो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी। क्लियर हो गया? बोलो, है ना? अब ए और बी Yes, कैसे sir. एलिमिनेट करें? अब देखो ए कॉस एक्स प्लस बी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ गया। अब इसकी वैल्यू तो किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो इसकी जगह वाई लिख दे पूरे की जगह। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। और ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप भी बहुत सारे एग्जांपल और लेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या हो जाएगा कि आपको ये देखने सबसे पहले कितने इसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने आपके इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। और जितना ऑर्डर है मतलब उतनी बार उसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ऑर्डर होगा तो एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, 2 ऑर्डर है तो 2 बार ही कर सकते हो, 3 है तो 3 बार कर सकते हो, है ना? अब आपको आफ्टर डिफरेंशिएशन जितनी बार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जितना उसका ऑर्डर आपको बनाना है, फाइनल आंसर में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। और जो भी आपके पास रिलेशन आएगा एक्स में, वाई में और डीवाई बाई डीएक्स में, वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. एक मिनट में Yes, sir. एक एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ इसकी इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बताओ, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन क्या बनेगी? सर वाई इक्वल टू एम एक्स। वेरी गुड, y इक्वल टू mx। सिंपल। जितनी भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उन सबको फैमिली ऑफ लाइन को मैं एक क्या लिख सकता हूँ एक ही बार में, y इक्वल टू mx लिख सकते हैं ना? अरे हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इन सबकी Yes, फैमिली ऑफ sir. लाइन क्या होगी, y इक्वल टू mx। यहाँ पे बताओ कोई आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? Sir, M. m। सर एम। m मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, तो कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। और इस तरह से आपको फिर रिलेशन बना ताकि m को एलिमिनेट कर दो। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m, हाँ है ना? अभी आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से m को एलिमिनेट कर दो। इन दोनों से अगर m को एलिमिनेट करोगे तो क्या रिलेशन आएगा, dy बाई dy dx by dx equal to y by x. इक्वल टू y बाई x। फर्स्ट वाली इक्वेशन से m की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, है ना? तो ये आपकी क्या गई, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्लियर हो गया? yes, ओके, एक सेकेंड ना, एक और एग्जांपल लेना है। अच्छा, जैसे मान लो ये अपन जो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा एक क्वेश्चन है, ये सी एक्स है। बताओ इसमें कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है? 4. 4, कितने हैं? 4, सर 4। Sir, 3. बताओ कितने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट।
सर 3. Sir, 3. 3। अब देखो क्यों 3 के, देखो ये a प्लस बी को ऐसे लिखने का कोई मतलब थोड़ी, ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल कांस्टेंट बना देंगे, मान लो e, है ना, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो एक सिंगल कांस्टेंट ही होगा e, बोलो, Yes. Yes, sir. इनटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब ये दोनों कंबाइन तो नहीं हो सकते हैं, है ना, ये तो x के साथ है, ये d के साथ है, क्लियर है। Yes. इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, अगर इसको आप ओपन भी करोगे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन सी एक्स, और ये दोनों कंबाइन होके भी, अगर इसको आपको एक नया कांस्टेंट बनाना, मान लो k1, वापस से फिर ये और ये कंबाइन होके अनदर कांस्टेंट क्या आएगा k2, तो वापस से 3 ही आएगा, खैर सिंप्लीफिकेशन के बाद भी कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना। तो सी डी और ई नंबर ऑफ ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, बोलो, 3। 3. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 3। क्लियर हो गया, आ रहा है समझ में। चलो इसको करो, जितना उसका आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसका उतना ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे बताओ ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर्ली करके फिर बताना, जल्दबाजी मत करना, तो तुक्का भी मत मानना। क्या आंसर आ रहा है, बोलो 4। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो देखते हैं 4 सही के गलत, लेट अस सी। 4 गलत है वैसे, 4 आंसर Sir, नहीं है नहीं इसका। पा रहा हूँ. चलो वापस सोचने का टाइम देता हूँ, वापस सोचो, 4 नहीं आंसर इसका। फाइव भी नहीं है। Sir, 3. ठीक है, चलो अब देखते हैं, सुनो ध्यान से, देखो इन दोनों को तो कंबाइन कर सकते हैं, C1 C2 को, ये तो दिख गया होगा सबको, है ना, बोलो, Yes. Yes. तो जगह C साइन ऑफ x प्लस C3। अब ये C3 तो बाहर नहीं आ सकता, तो इसको तो कुछ छेड़ नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, C4 e की पावर x प्लस C5 है, तो देखो पावर ऐड हो रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर C5, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो जगह C साइन x प्लस C3 प्लस, अब देखो यहाँ पे भी ये C4 और ये e की पावर C5, ये भी तो कांस्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, तो ये मान लो Yes, sir. कंबाइन होके कुछ नाम दे देते हैं C6 e की पावर x, है ना। क्लियर है यहाँ तक, Yes, बोलो। sir. Yes. Yes, sir. अब इसमें से कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं आएगा, ना ही कोई कंबाइन होगा, तो ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 1 2 3, कितने आएंगे, 3, तो ऑर्डर कितना होगा, 3। 3. समझ में आया आप? सर वो C6 वाला एक बार और समझा देना. तो वो C4 जो था बाहर एक, और e की पावर C5, e की पावर C5 भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा ना, तो उसको के नाम दे दो। ओके सर. ये वाला और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, C4 एक कांस्टेंट है, e की पावर C5 भी एक कांस्टेंट है, आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बनेगा के, ठीक है।
तो ये आपका एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो 1 2 और 3 ओवरऑल कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हुए थे? 3 हुए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो थोड़े और क्वेश्चन मॉड्यूल के दिखाता हूं आपको। करो। ये C6 से लेके C9 तक। विजिबल है? हाँ है ना? Yes. ठीक है। Yes, sir. अच्छे से ट्राई करना, इस बार कोशिश करना गलती कम हो, और कॉन्फिडेंटली आंसर देना जब आ जाए पूरा, जल्दबाजी मत करना। चैट बॉक्स में आंसर लिख देना और अपनी ईमानदारी से ट्राई करना। सर एक साथ लिखना कि मतलब एक साथ लिखो, आराम से टाइम लो, 2 मिनट 3 मिनट जितना लेना है, सारे आंसर एक साथ लिखना। सर हो गया।
डन हो गया, सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बाकी लोग भी जल्दी से करो जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक। फर्स्ट वाले में ये तो अभी किया था हमने, है ना? एक, दो और इनको कंबाइन करके तीन, तो फर्स्ट वाले का क्या आएगा? डी आ रहा है? आया ना? ये तो अभी हमने सोल्व Yes, किया था, sir. वैसे ही है। फर्स्ट वाले का आ जाएगा ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट 3, तो फर्स्ट का डी आ जाएगा। सेकंड, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे साइन ए कॉस ए एक्स वाई और इक्वल टू पाई। अब देखो ये पाई, क्या ये पाई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा क्या? नो सर। नहीं, No, sir. ये तो फिक्स है आपका। ए की आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ए। कौन होगा? ए। यस सर। ठीक है, भले ही वो साइन ए कॉस ए अलग है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही है ना। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. ओके। Yes, sir. थर्ड वाले में अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया ए और बी पैरामीटर है, लेकिन आपको पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर बी, है ना? तो ये 4a और ई की पावर बी कंबाइन हो जाएंगे आपस में वापिस से। Yes, sir. तो ये 4a और ई की पावर बी कंबाइन होकर एक सिंगल कांस्टेंट बन जाएगा। देखो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू के ई की पावर एक्स, है ना? तो आपके पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, तो इसका ऑर्डर एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएगा के, तो ऑर्डर भी कितना होगा इसका? 1। क्लियर है? Yes. ठीक है। लास्ट वाले में Yes, sir. ln ऑफ ए वाई इक्वल टू बी ई की पावर एक्स प्लस सी। अब देखो ln ऑफ ए वाई दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट में तो लॉग एडिशन में टूट जाता है। लॉग ए प्लस लॉग वाई इक्वल टू बी ई की पावर एक्स प्लस सी। अब देखो ये लॉग ए और ये सी, ये कंबाइन होकर एक सिंगल कांस्टेंट बना देंगे। तो के प्लस लॉग वाई इक्वल टू बी ई की पावर एक्स, हाँ है ना? अब क्या ये बी और के कंबाइन हो सकते हैं? अब ये कंबाइन नहीं हो सकते, इनमें तो कुछ भी कॉमन भी नहीं आएगा ना आपस में ऐड होंगे, तो ये कंबाइन नहीं हो सकता। ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आएगा? 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी ए बी। चेक कर लो एक बार अपने अपने आंसर। अपनी अपनी गलती समझ में आ गई जिसका भी गलत हुआ है? Yes, sir. सर 7 को Yes, दोबारा sir. बताओ ना। सेवंथ वाले में, हाँ सेवंथ वाले में ऑलरेडी बोल रखा है ना, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ए। पाई तो कांस्टेंट है। साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू एक्स प्लस कॉस ए इंटू वाई इक्वल टू पाई। यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ए, तो ऑर्डर भी कितना होगा? 1। बताओ, डाउट है? क्लियर है ठीक सबको? है सर। Yes, sir. सब समझ में तो आ रहा है? जिसको और डाउट हो पूछ लो जल्दी से। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करना इनकी, है ना? देखो ये ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ठीक है, अभी बाकी आप कर लेना। अपन अब आगे थ्योरी कवर करते हैं। तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? अच्छा, टाइम भी होने वाला है क्या? ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है आज के लेक्चर में? थोड़े और क्वेश्चन फिर मैं करा ही देता हूँ, रुको। ऑर्डर क्या होता है? डिग्री क्या होती है? जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके हिसाब से हम चीजें डिफाइन करते हैं, है ना? आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, डिफरेंशिएट करना है और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. चलो एक बार ये ट्राई करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा सिंप्लीफाई करना प्रॉपरली। 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, तीनों क्वेश्चन प्रॉपरली ट्राई करो।
डन हो गया अटेम्प्ट तीनों क्वेश्चन? हेलो, लास्ट वाला कर ठीक है करो जल्दी से। ठीक है चलो पहले शुरू के दो डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 10th वाला। यहाँ पे दिया है 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस ए एक्स। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 10 ए प्लस 10 बी। 10 ए कितना हो जाएगा? 10 पाई बाई 4 1 अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, है ना? और उसके पास वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। क्लियर है? और यहाँ पे देखो क्या बचेगा? सी ए की पावर बी एक्स इंटू ई की पावर डी। अब देखो यहाँ पे दिया तो हुआ था बहुत कुछ, लेकिन एक्चुअली में ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना? क्या बचेगा? 1 प्लस, और ये सी और ई की पावर डी ये भी कंबाइन हो जाएगा आपस में, के ई की पावर बी एक्स। बताओ, ये थॉट आपको डेवलप करना था कि पहली चीज ये जो दोनों टर्म गिवन थी इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो कैंसिल हो गई चीजें, क्या रहा? 1। यहाँ पे आपके पास आया y इक्वल टू के ई की पावर बी। देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होंगे, है ना? अब बताओ ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे हैं? बोलो। 2। ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, है ना? ये तो अलग अलग ही रहेंगे, तो कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। सेकंड में पूछा था डिग्री, ऑर्डर नहीं पूछा था, क्या पूछा था? डिग्री। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डिग्री क्या रहेगी? तो बताओ यहाँ पे पहले कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 11th में नंबर ऑफ एक ही तो है ए, है ना? यस sir. तो क्या इक्वेशन थी आपके पास? y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यूब। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपके पास एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, और एक ही बार डिफरेंशिएट करके इस ए को एलिमिनेट करना है। तो एक बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ही बचेगा, है ना? बताओ। अब बताओ Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन से कैसे ए को एलिमिनेट करें? बताओ इन दोनों इक्वेशन की मदद से कैसे ए को एलिमिनेट करें? सर एक वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ, ए की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, सिंपल। यहाँ से ए की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, है ना? सही है? Yes, sir. देखो हो Yes. गया एलिमिनेट। बताओ इसका ऑर्डर कितना है? 1। 1 और डिग्री 3 3. क्लियर हो गया? yes और लास्ट वाले में क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द होल स्ट्रेट लाइन विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, तो पहले तो आपको इसकी इक्वेशन लिखना आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन, सारी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे है, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? जगह पेज ऐड कर, बताओ। देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना, डायग्राम बनाओ। तो ऐसी सारी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे, तो एक मान लो ऐसी हो सकती है, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो सकता है? 1। ठीक है, एक मान लो ऐसी कर दी, वापस इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 1। ऐसे बहुत सारी और इधर इधर कहीं भी बन सकती है। आपको कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं और देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, इसको देख के मुझे एक नॉर्मल फॉर्म याद आ रहा है। अगर ये एंगल को मैं ओमेगा अज्यूम कर लूं, याद है आपको? एक्स कॉस ओमेगा एक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है, प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पी मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन होता था, याद है क्या? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पी हो या एंगल अगर ओमेगा हो तो ऐसे इक्वेशन लिख सकता। अगर याद नहीं भी हो
तो भी आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। अगर पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। सर तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक देखो अननोन तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अननोन अज्यूम कर रहा हूं मैं, थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए साइन थीटा, है ना। कंपोनेंट ले लोगे ना, फिजिक्स में लिए होंगे, अलोंग द थीटा ये होता है कॉस, ये होगा साइन, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन। अच्छा स्लोप, स्लोप के लिए एंगल इंक्लिनेशन क्या होगा, ये इंक्लिनेशन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ, ये इंक्लिनेशन पता कर लेंगे तो टेन थीटा से स्लोप आ जाएगा। ये थीटा, ये 90 है, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये आपका इंक्लिनेशन है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। यस सर। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा सॉरी। तो ये आपका स्लोप आ गया। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वो इक्वेशन बनेगी जो मैंने अभी बताई थी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, सर क्योंकि आपको कोट थीटा होगा। हाँ तो यहाँ पे कॉट ही तो लिखा है, सिंप्लीफिकेशन cos की बात theta। कर रहा हूँ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा, स्लोप तो कॉट थीटा ही है। सिंप्लीफाई कर लेना, खैर कुल मिला के नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आएगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। आपको इस थीटा को एलिमिनेट करना है, कैसे भी करके क्या करना है, इस थीटा को एलिमिनेट। और कितनी बार डिफरेंशिएशन अलाउड है, एक ही बार डिफरेंशिएशन अलाउड है। इज इट क्लियर। Yes. यस। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना, तो y माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस बाय साइन इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर लेना, एक बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद थीटा एलिमिनेट हो जाना चाहिए, फिर देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में अपन ने बहुत सारी चीजें करी। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, जिसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वीक है, जिसने एनसीईआरटी करी नहीं है, सबसे पहले तो वो एनसीईआरटी में से ओवरऑल देख लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व मत करना, जो क्वेश्चन आसान है उनको छोड़ देना। एनसीईआरटी को ढंग से सॉल्व कर लेना एक तो, और मॉड्यूल में ये सेक्शन नंबर ए को थोड़े और आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन में बना के भेज दूंगा, डोंट वरी, ताकि आप और ट्राई कर सको। कल आपका लेक्चर हो तो कल अपन और आगे की चीजें कवर कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, जिसमें वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। And sir, बाय।